हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग सबको मिक्सअप कर देते हो और इसी वजह से ना इजी कॉन्सेप्ट में भी स्टूडेंट्स अपने 2 मार्क्स इजीली लूज़ कर देते हैं। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, इस वीडियो के एंड तक बने रहना एंड कंप्लीट वीडियो देखना। जो भी मिसकंसेप्शंस है, जो भी कन्फ्यूजन है इस टॉपिक में, आपको सब क्लियर हो जाएगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। एक बार समझ लिया ना तो एग्जाम में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करके चलेंगे एग्जाम्पल के साथ एंड लाइफ टाइम हमेशा याद रहेगा। एंड यस, अगर आप सिर्फ रटने आए हैं तो मे बी ये क्लास आपके लिए नहीं है। वेलकम फ्यूचर बिजनेस लीडर्स। यहाँ हम हर कंसेप्ट को रियल बिजनेस डिसीजन की तरह समझेंगे ताकि सिर्फ हम एग्जाम तक ही लिमिटेड ना रहे, यहाँ पे हमारी बिजनेस थिंकिंग भी डेवलप हो। मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस का जो हमारा फर्स्ट मोड है वो है ट्रेड रिलेटेड मोड। और अभी फ्लो चार्ट जो आप सब अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, इसी फ्लो चार्ट को हम इस पूरे लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। लेकिन प्लीज़ अब इस फ्लो चार्ट को देख के ना कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि मैं डायरेक्ट इस फ्लो चार्ट को नहीं समझाने वाली हूँ। हम पहले 1 बाय 1 कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे एंड लास्ट में हम इस फ्लो चार्ट पे वापस आएंगे। एंड बिलीव मी, एग्ज़ाम से पहले ना रिवीजन में ये फ्लो चार्ट आपको बहुत हेल्प करने वाला है, लाइक क्विक रिवीजन नोट्स। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले समझते हैं एग्जैक्टली ट्रेड रिलेटेड मोड होता क्या है। ध्यान से देखो, इसमें ना हमें नाम में ही हिंट मिल रहा है। ट्रेड रिलेटेड मतलब कंपनी सिर्फ ट्रेड कर रही है, यानी बाइंग एंड सेलिंग के थ्रू ही मार्केट में एंटर करती है। इस मोड में ना कंपनी अपनी फैक्ट्री या ऑफिस को सेटअप नहीं कर रही है फॉरेन कंट्री के अंदर। राइट, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एग्जाम्पल लो कि टाटा मोटर्स अपनी कार्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है और जर्मनी के कस्टमर्स को सेल करती है। ध्यान देना बच्चे, टाटा मोटर्स ने जर्मनी में ना तो कोई फैक्ट्री लगाई है और ना ही कोई ऑफिस सेटअप किया है। सिर्फ इंडिया में कार्स बनी है एंड जर्मनी में एक्सपोर्ट की है। यानी कंपनी फॉरेन मार्केट में एंटर तो कर गई, लेकिन सिर्फ ट्रेड के थ्रू। इसे ही हम ट्रेड रिलेटेड मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। अब इसके की पॉइंट समझते हैं जो एग्जाम में ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लो रिस्क एक्सपेंशन मोड। नाम से ही समझ आ रहा है बच्चे, लो रिस्क कम होता है क्योंकि कंपनी को ऑफिस या फैक्ट्री सेटअप नहीं करनी फॉरेन कंट्री में। राइट। सेकंड पॉइंट इज नो ओनरशिप और कंट्रोल ओवर फॉरेन ऑपरेशंस, क्योंकि यहाँ कंपनी ने ना फॉरेन कंट्री में ही बिजनेस सेटअप नहीं किया, इसलिए वहाँ के ऑपरेशंस पे उसका डायरेक्ट ऑनरशिप या कंट्रोल भी नहीं होता। थर्ड इज़ नो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप इन द फॉरेन कंट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होती है, फॉरेन कंट्री में प्रोडक्ट सिर्फ सेल किया जाता है। राइट। एंड लास्ट पॉइंट इज रिक्वायर्स कंपैरेटिवली लो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी लो होती है क्योंकि हम यहाँ पे अपनी इंडिया से ही सेल कर रहे हैं, बाहर फॉरेन कंट्री में कोई फैक्ट्री या ऑफिस सेटअप नहीं कर रहे हैं। अब ट्रेड रिलेटेड मोड को ना थोड़ा और डीप में जाके समझेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। स्टार्टिंग में मैंने आप सबको बोला था फ्यूचर बिजनेस लीडर्स। राइट। आप सबको ना अब वही रोल प्ले करना है बिजनेस लीडर का। सपोज करो आप सब टाटा मोटर्स के सीईओ हो, मतलब आप इंडिविजुअली किसी एक कंपनी के सीईओ हो। राइट। अब आप जर्मनी की मार्केट में एंटर करना चाहते हो एंड आपके पास 3 ऑप्शंस है। पहला, जर्मनी में फैक्ट्री लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है किसी जर्मनी कंपनी के साथ हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है एक्सपोर्ट, यानी इंडिया में ही हम कार मैन्युफैक्चर करेंगे एंड एक्सपोर्ट करेंगे। अब इन तीनों ऑप्शंस में से ना हमने थर्ड ऑप्शन चूज़ किया है, क्या? एक्सपोर्ट का। इसे ही हम ट्रेड रिलेटेड मोड बोलते हैं। जब हम अपनी कंट्री में सामान बना रहे हैं एंड दूसरी कंट्री में सेल कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ अपना प्रोडक्ट इंडिया में इस्टेब्लिश किया है, जर्मनी में इस्टेब्लिश नहीं किया। हमने सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी कंट्री में सेल करने के लिए भेजा है और इसीलिए इसमें सबसे लेस रिस्क होता है, लो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लगती है। क्यों?
क्योंकि हम यहाँ पे अपनी कंट्री से ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, हमने किसी दूसरी कंट्री में कोई सेटअप नहीं कर रखा। सो अब हम करते हैं एक्सपोर्टिंग। अच्छा, एक्सपोर्टिंग समझने से पहले ना एक बार पीछे जाके वो फ्लो चार्ट देखना जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, एंड उसमें से अभी तक हमने सिर्फ ट्रेड रिलेटेड मोड को अच्छे से समझ के क्लियर किया है। अब हम इसके डिफरेंट टाइप्स करेंगे ट्रेड रिलेटेड मोड के, जिसमें हमारा फर्स्ट है एक्सपोर्टिंग। तो इसे समझते हैं। एक्सपोर्टिंग को ना याद रखना बहुत सिंपल है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि जब हम अपनी फॉरेन कंट्रीज जब हम अपनी होम कंट्री से सेल कर रहे होते हैं फॉरेन कंट्री में। मान लीजिए टाटा मोटर्स ने अपनी कार इंडिया में मैन्युफैक्चर की और उन्हें जर्मनी में कस्टमर्स को सेल कर दिया, सो वो क्या कहलाएगी? एक्सपोर्टिंग। यहाँ एक बात ध्यान रखना बच्चे, कार्स बॉर्डर क्रॉस कर रही है, कोई कंपनी ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, राइट। कंपनी इंडिया में ही है और इंडिया से ही ऑपरेट कर रही है, सिर्फ प्रोडक्ट हमारा बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी कंट्री में सेल हुआ है, इसे हम एक्सपोर्टिंग बोलते हैं। सेलिंग गुड्स प्रोड्यूस्ड इन होम कंट्री टू बायर इन अ फॉरेन कंट्री। सो अब तक हमने सिर्फ एक्सपोर्ट का मीनिंग समझा है। अब हम इस फ्लो चार्ट से समझेंगे कि हमारा एक्सपोर्ट भी दो टाइप का होता है, डायरेक्ट एक्सपोर्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। डायरेक्ट एक्सपोर्ट हमारा वो एक्सपोर्ट होता है जिसमें कोई इंटरमीडिएरी बीच में नहीं होता, एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट हमारा वो एक्सपोर्ट होता है जहाँ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंटरमीडिएरी के थ्रू, बीच में हमारा एक पर्सन होता है जो हमारी हेल्प करता है एक्सपोर्ट करने में, राइट। सो देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। एक्सपोर्टर खुद से फॉरेन बायर को आइडेंटिफाई करता है डायरेक्ट एक्सपोर्ट में। नेगोशिएशन टर्म्स एंड प्राइस भी डायरेक्टली खुद ही सेटअप करता है। हैंडल करता है डॉक्यूमेंटेशन, शिपमेंट एंड पेमेंट सोलली एक्सपोर्टर खुद से करता है। गुड्स को शिप किया जाता है डायरेक्टली टू द बायर। इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट देखो, यहाँ पे एक्सपोर्टर गुड्स को सेल कर देता है इंटरमीडिएरी को, और जो इंटरमीडिएरी होता है उसके बाद सारी उसकी हेडेक होती है आगे सेल करना दूसरी कंट्री में, ठीक है। ये जो फॉर्मेलिटीज़ है, डॉक्यूमेंटेशन है, शिपमेंट है, ये सब भी इंटरमीडिएरी की हेडेक होती है। एंड गुड्स को जो शिप किया जाता है फॉरेन बायर को, वो भी इंटरमीडिएरी ही करता है। डायरेक्ट एक्सपोर्ट ना बच्चे तब यूज़ किया जाता है जब हमारा कोई एक्सपेंसिव गुड होता है। चीप गुड्स के केस में हम इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ हम इंटरमीडिएरी की कॉस्ट को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट एक्सपोर्ट में हमारा गुड ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अगर हम बीच में इंटरमीडिएरी के थ्रू करेंगे ना तो उसके जो प्राइजेज़ हैं थोड़े और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप सब पढ़ लेना। नेक्स्ट इज़ पिगी बैकिंग। सो पिगी बैकिंग में पहले इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सो इस एग्जाम्पल में आप सबको एक बार फिर से खुद को बिजनेस लीडर्स की तरह समझना है। पिगी बैकिंग में ना बच्चे दो वर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वन इज़ राइडर एंड अदर इज़ कैरियर। एग्जाम्पल लेंगे, सेम एग्जाम्पल लेके चलेंगे टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स को अपनी कार्स को जर्मनी में सेल करना है। यहाँ पे क्या है बच्चे, टाटा मोटर्स राइडर का रोल प्ले कर रही है, एंड जर्मनी में हम एक कंपनी एज्यूम करते हैं जर्मन डिस्ट्रीब्यूटर, जो कैरियर का रोल प्ले कर रही है। अब आप पूछोगे मैम ये राइडर और कैरियर है क्या? बच्चे राइडर ना वो कंपनी है जो दूसरी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यूज़ कर रही है, एंड कैरियर वो कंपनी है जो अलाउ कर रही है क्या अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यूज़ करने के लिए परमिशन दे रही है, किसको? टाटा मोटर्स को। सो यहाँ पे टाटा मोटर्स राइडर का रोल प्ले कर रही है। अ कंपनी यूजेस अनदर कंपनी, टाटा कंपनी बच्चे राइडर का काम कर रही है और वो यूज़ कर रही है दूसरी कंपनी, कैरियर कंपनी का एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टू एंटर अ फॉरेन मार्केट। इसे ही हम पिगी बैकिंग बोलते हैं बच्चे। सो इस पिक्चर से हमें ये चीज़ क्लियर हो रही है कि टाटा मोटर्स एंड जर्मन डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जहां टाटा मोटर्स जर्मन डिस्ट्रीब्यूटर का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यूज़ करेगी एंड अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेगी। तो अब इस फ्लो चार्ट से समझते हैं इसे, डेफिनेशन देखते हैं। द एक्सपोर्टर यूजेस द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ अनदर एस्टैब्लिश्ड कंपनी इन द फॉरेन कंट्री टू एक्सपोर्ट इट्स गुड्स। कहते हैं कि एक्सपोर्टर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क करती है किसी दूसरी कंपनी का फॉरेन कंट्री की, एंड अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करती है। देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले द एक्सपोर्टर प्रोड्यूसेस गुड्स इन द होम कंट्री। टाटा मोटर्स ने अपनी कार को प्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर। एग्रीमेंट इज़ मेड विद वेल नोन कंपनी इन द फॉरेन कंट्री। अब टाटा मोटर्स ने एक एग्रीमेंट किया है फॉरेन कंट्री की एक अच्छी कंपनी के साथ, इस्टेब्लिश कंपनी के साथ, राइट। नेक्स्ट इज उसके बाद एक्सपोर्टर क्या करता है, द एक्सपोर्टर यूजेस दैट कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल
टू सेल इट्स प्रोडक्ट। अब टाटा मोटर्स जो हमारी जर्मनी की कंपनी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ कर रही है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। अब नाउ द फॉरेन कंपनी प्रमोट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द प्रोडक्ट इन द लोकल मार्केट। अब वो जो फॉरेन कंपनी है ना बच्चे, वो टाटा मोटर्स के प्रोडक्ट को, कार को अपनी लोकल मार्केट में सेल कर रही है अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ करके। एंड लास्ट में एक्सपोर्टर को पेमेंट रिसीव हो जाती है एज़ पर द एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो ना तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड येस, ये थोड़ा अजीब सा वर्ड है पिगी बैकिंग, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। एंड येस, ये PYQs क्वेश्चन में भी पूछा गया है टॉपिक पिगी बैकिंग का, सो इसे स्किप मत करना। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस यही है कि फॉरेन मार्केट में इजीली एंटर हो जाते हैं प्रोडक्ट, लो कॉस्ट एंड लो रिस्क और कॉस्ट हमारी लो आती है। नो नीड टू इस्टेब्लिश ऑन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो टाटा मोटर्स कंपनी है दूसरी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ कर रही है। टाइम एंड एफर्ट सेव होता है। कैन फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, कंपनी अपनी प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस कर पाती है। डिसएडवांटेजेस है कि कंट्रोल कम होता है हमारा मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, क्योंकि दूसरी कंपनी कर रही है। अदर कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। एंड रिस्क ऑफ वर्किंग विद एन अनरिलायबल पार्टनर, थोड़ा रिस्क रहता है कि जिस कंपनी के साथ हम डील कर रहे हैं, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ कर रहे हैं, वो रिलायबल सोर्स है या नहीं है। अब तक हमने एक्सपोर्टिंग एंड पिगी बैकिंग के कॉन्सेप्ट को समझा है। अब हम करेंगे हमारा थर्ड टाइप, काउंटर ट्रेड। इसे भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सेम एग्जाम्पल लेके चलेंगे टाटा मोटर्स का। एक बार फिर से आप सब सपोज कीजिए कि आप सब कंपनी के CEO हैं, राइट। अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि टाटा मोटर्स कंपनी ने 100 करोड़ रुपीज़ की कार एक्सपोर्ट की है जर्मनी में। क्लियर है। अब नॉर्मल सिनेरियो में तो यही होता है कि जर्मनी में कार एक्सपोर्ट्स की है तो जर्मनी हमें उसके बदले 100 करोड़ रुपीज़ पेमेंट करेगी, राइट। कैश पेमेंट और डिजिटल पेमेंट, राइट। लेकिन मान लेते हैं जर्मनी के पास फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज है, यानी पूरे 100 करोड़ रुपए वो कैश में पे नहीं कर सकती। तो इस केस में क्या डील कैंसिल हो जाएगी? नहीं, यहीं से हमारा काउंटर ट्रेड का कॉन्सेप्ट शुरू होता है बच्चे। जर्मनी टाटा मोटर्स से कहेगी हम पूरा पेमेंट कैश में तो नहीं दे सकते, लेकिन 60 करोड़ रुपीज़ कैश दे सकते हैं। बाकी 40 करोड़ के कैश की जगह हम अपनी मशीन्स या टूल दे देते हैं। अब देखो बच्चे, यहाँ पे टाटा मोटर्स को टोटल वैल्यू तो फिर भी 100 करोड़ की ही मिली ना, लेकिन पेमेंट सिर्फ कैश में नहीं हुई, पार्टली कैश और पार्टली गुड्स की फॉर्म में हुई है। इसी को हम काउंटर ट्रेड कहते हैं। यानी काउंटर ट्रेड में पेमेंट ना सिर्फ कैश में नहीं होती, पेमेंट गुड्स में, सर्विसेज या किसी और रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू भी की जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि कैश इज़ नॉट ओनली द मोड ऑफ पेमेंट इन काउंटर ट्रेड। अब जब हमें काउंटर ट्रेड क्लियर हो ही गया है तो इसके डिफरेंट टाइप्स भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे भी ना बच्चे सेम एग्जाम्पल ही यूज़ करूँगी टाटा मोटर्स एंड जर्मनी का, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, राइट। सो सबसे पहले है हमारा बार्टर ट्रेड। बच्चे इसमें कैश का यूज़ नहीं होता। एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स ने 100 करोड़ की कार एक्सपोर्ट की है, तो इन रिटर्न जर्मनी ने 100 करोड़ की मशीन्स या टूल्स दिए हैं, यानी गुड्स के बदले में हमें गुड्स मिले हैं, कोई भी कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ। इसे ही हम बार्टर ट्रेड बोलते हैं। नेक्स्ट इज काउंटर परचेज। एक्सपोर्टर एग्री टू परचेज गुड्स फ्रॉम द इम्पोर्टिंग कंट्री इन अ सेपरेट एग्रीमेंट। इसमें बच्चे टाटा मोटर्स ना एग्री करती है कि वो जर्मनी से फ्यूचर में प्रोडक्ट्स परचेज करेगी, एक सेपरेट एग्रीमेंट बनता है। एग्जाम्पल समझाती हूँ। जर्मनी ने सपोज करो कि जर्मनी ने 60 करोड़ रुपीज़ तो कैश में दे दिए, वही हमारी 100 करोड़ की डील है। टाटा मोटर्स ने 100 करोड़ की कार्स एक्सपोर्ट की है जर्मनी ने। तो इस केस में क्या होता है, जर्मनी 60 करोड़ तो कैश में दे देती है, लेकिन यहाँ पे वो टाटा मोटर्स को कहती है कि 40 करोड़ की आपको मेरे से कुछ परचेज करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे टाटा मोटर्स क्या है, एग्री करती है, प्रॉमिस करती है कि वो इन फ्यूचर परचेज करेगी 40 करोड़ का, एक एग्रीमेंट हो जाता है, यानी कैश प्लस फ्यूचर परचेज एग्रीमेंट हो जाता है। इसी को हम काउंटर परचेज कहते हैं। अब बात करते हैं कॉम्पनसेशन ट्रेड की। यहाँ ना बच्चे जर्मनी गुड्स नहीं देती है टाटा मोटर्स को। यहाँ पे जर्मनी
या तो कोई सर्विस या इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल, जैसे जर्मनी इंडिया में 100 करोड़ का या तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस्टेब्लिश कर देगी। मतलब पेमेंट जो हो रही है ना, वो गुड से नहीं हो रही है, इन्वेस्टमेंट या सर्विसेज की फॉर्म में की गई है। इसे ही हम कॉम्पनसेशन ट्रेड बोलते हैं। अब लास्ट है स्विच ट्रेडिंग, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बच्चे, ये वाला पॉइंट ना। अच्छा, ये जो स्विच ट्रेडिंग का एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रखा है ना, इसमें से मत करना, इसमें थोड़ा गलत है। मैं आपको समझाती हूँ, आप सिर्फ वही सुनना। एग्जाम्पल, वही टाटा मोटर्स ने 100 करोड़ की कार एक्सपोर्ट की है जर्मनी को, लेकिन जर्मनी के पास ना फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, वो पेमेंट नहीं करता है। यहाँ पे ना थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आता है बच्चे, थर्ड कंट्री या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट कह सकते हैं। तो यहाँ पे जर्मनी ना रशिया को बोलता है अपनी जगह कि मेरी साइड से इंडिया को कोई भी एक्टिविटी या सर्विस प्रोवाइड कर देना। जैसे रशिया को कहते हैं कि क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर देना इंडिया को, ठीक है। तो इंडिया को तो अपनी 100 करोड़ का क्रूड ऑयल मिल जाता है पेमेंट के बदले में, तो पेमेंट सेटलमेंट हो गई है, यहाँ पे हम कह सकते हैं। एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ऐसे समझो कि 3 पार्टी इन्वॉल्व है, 3 पर्सन्स हैं, ए, बी एंड सी। ए ने बी को प्रोडक्ट सेल किया है, लेकिन बी जो है वो कैश में पेमेंट नहीं करता और ना ही गुड्स एंड सर्विसेज में पेमेंट कर रहा है। बी यहाँ पे सी को बोलता है कि भाई मेरी साइड से ए को तू पेमेंट कर दियो, या तू कोई भी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर दियो, राइट। सो ऐसे सेटलमेंट की जाती है स्विच ट्रेडिंग में, जहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। लास्ट है ई कॉमर्स ट्रेड। अच्छा बच्चे, ये ना काउंटर ट्रेड का टाइप नहीं है, ये आपका ट्रेड रिलेटेड मोड का अलग से टाइप है। फर्स्ट आपका एक्सपोर्टिंग, सेकंड पिगी बैकिंग, थर्ड काउंटर ट्रेड एंड फोर्थ इज ई कॉमर्स ट्रेड, राइट। सो ई कॉमर्स ट्रेड सिंपल सा है, जहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज को बाय एंड सेल किया जाता है, उसे ई कॉमर्स ट्रेड बोला जाता है। सो हमने सारे टाइप्स कवर कर लिए हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था ये फ्लो चार्ट एंड में देखेंगे जब सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। अब इस फ्लो चार्ट से हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ट्रेड रिलेटेड मोड के बच्चे 4 टाइप्स होते हैं, एक्सपोर्टिंग, पिगी बैकिंग, काउंटर ट्रेड एंड ई कॉमर्स। एक्सपोर्टिंग हमारी 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जिसमें इंटरमीडिएरी का कोई रोल नहीं होता, डायरेक्टली एक्सपोर्ट करता है बायर सेलर को, एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट में इंटरमीडिएरी के थ्रू सेल किया जाता है। पिगी बैकिंग में किसी दूसरी कंट्री की कंपनी का हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चैनल यूज़ करते हैं। काउंटर ट्रेड में सिर्फ कैश में पेमेंट नहीं होती, गुड्स सर्विसेज को भी यूज़ करके पेमेंट की जाती है। बार्टर ट्रेड, काउंटर परचेज एंड कॉम्पनसेशन ट्रेड, एंड वन इज स्विच ट्रेडिंग। हमने ये 4 टाइप्स पढ़े हैं काउंटर ट्रेड के। एंड लास्ट में हमने पढ़ा है ई कॉमर्स ट्रेड, जिसमें हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू गुड्स को बाय एंड सेल करते हैं। आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। अब बस इतना सा फ्लो चार्ट अगर आप एग्जाम से पहले देख लो तो बच्चे पूरा ट्रेड रिलेटेड मोड आपको 1 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्ट्रेक्चुअल मोड ऑफ एंट्री को अच्छे से समझेंगे, जैसे हमने ट्रेड रिलेटेड मोड को समझा। आई होप आज का लेक्चर आपको जेन्युइनली हेल्पफुल लगा हो। अगर इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो ना, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। बच्चे बहुत मेहनत लगती है एक क्वालिटी लेक्चर बनाने में, लाइक बहुत टाइम जाता है, रिसर्च करनी पड़ती है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।